बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम मैप वाले हिस्से के साथ में मैप में आज हम मेंशन करने वाले हैं अरावली पर्वत को। ये डार्क कलर आप देख रहे हैं, अरावली पर्वत, अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी यदि लोकेशन हम देखें, इससे साइड में ही सटा हुआ है मेवाड़ का पठार। और यदि आप नीचे की तरफ चले जाते हैं तो ये मालवा का पठार लग जाता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा लग जाता है। तो ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर पड़ जाती हैं? राजस्थान में पड़ती हैं। इसमें कुछ ख़ास-ख़ास बातें हमको देखना है कि लूनी नदी इसके किस तरफ से पड़ेगी, बनास नदी किधर से इसकी लोकेशन है। बनास नदी जो है अरावली की पहाड़ी से पूरब की दिशा से निकलती है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका पूर्वी हिस्सा है और ये रही आपकी बनास रिवर। वहीं यदि हम लूनी रिवर की बात करें तो लूनी रिवर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी हिस्से की तरफ से निकलती हैं और आगे चल कर के ये जो लूनी रिवर है आप ये देखोगे इस प्रकार से कच्छ के रण में जा कर के गायब हो जाती है। तो 2 रिवर यहाँ पर मेंशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली पहाड़ियाँ का यदि हम अध्ययन करते हैं तो एक है बनास रिवर और दूसरी है लूनी रिवर। इसके अलावा हम देखते हैं आबू की पहाड़ियाँ भी हैं। अरावली पर्वत के साइड में आप देखेंगे किस तरफ पश्चिम की तरफ यदि आप बढ़ते हैं तो ये अरावली की पहाड़ियाँ हमको दिखाई देती हैं। यहीं पर हमें माउंट आबू में गुरु शिखर देखने को मिलता है जिसकी हाइट है 1722 मीटर। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर एक माउंट आबू में ही स्थित है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से हमने मैप में देखा कि माउंट आबू में गुरु शिखर कहाँ पर है, लूनी नदी इसकी किस तरफ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, इसके अलावा बनास रिवर कहाँ से निकली हुई है। राजस्थान में इसकी लोकेशन है और ये इसकी एक खास बात और है कि ये सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर के बना है और इसकी हमने सबसे ऊंची चोटी के भी बारे में देखा। इसके बाद हम देखने वाले हैं पहली न्यूज़ G20 से संबंधित। G20 के मुख्यालय की हम बात करें तो इसका कोई भी परमानेंट सचिवालय या फिर मुख्यालय नहीं बनाया गया है। इसके जो सदस्य देश हैं, बारी-बारी से ही किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, वही इसका क्या मुख्यालय बन जाता है। आने वाला जो शिखर सम्मेलन है, इसका मेज़बान देश ही इस मंच के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। इस दृष्टि से इटली, जहाँ 2021 में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है, उस टाइम में वो अध्यक्ष बन गया था। फिर इसके बाद 2022 का कौन बन गया? अभी जहाँ सऊदी अरब में जो चल रहा है उसका, नहीं सऊदी अरब नहीं, सॉरी, इंडोनेशिया। अभी 2022 का इंडोनेशिया में बाली, 2023 में इंडिया बन जाएगा इसका अध्यक्ष। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है, सालाना बैठक पहली हुई थी 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसके बाद 2009 में अप्रैल में लंदन ब्रिटेन में हुआ। 2021 इटली में प्रस्तावित था। फिर 2022 कहाँ पर? इंडोनेशिया। 2023 किसको दे दिए? भारत को। और 2024 में किसको मिल जाएगा? ब्राज़ील को मिल जाएगा। इसकी यदि हिस्ट्री की हम बात करें तो G20 विश्व की जो प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था है, उनको एक मंच प्रोवाइड करता है, जिसका गठन मूलतः 1997 के एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए 1999 में किया गया था। मेन रूप से देखें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इसके अलावा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर यहाँ पर बैठते हैं। 2008 के वित्तीय संकट का प्रभावी रूप से जवाब देने, उसका समाधान निकालने के लिए इसका उच्चीकरण 2008 में किया गया था। आगे फिर बताया जाता है 2008 से पहले इस समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की सालाना बैठक होती रहती थी। G20 की शिखर बैठकों का सिलसिला 2008 के फिर से जब वैश्विक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस टाइम में फिर इन्होंने क्या काम कर दिया, पहला जो सम्मेलन नवंबर 2008 में वाशिंगटन में और दूसरा फिर अप्रैल 2009 में लंदन में आयोजित किया था। 2010 तक आप देखोगे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन साल में 2-2 बार होता था। क्यों? क्योंकि हमें वैश्विक मंदी से निपटना था। उसके तौर तरीके, इस संकट से उपजी समस्याओं से निपटने के लिए हमें समाधान, वैश्विक रणनीति पर विचार करना था, इसलिए साल में 2-2 बार बैठक होती थी इसकी। इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका। इसके अलावा इसमें शामिल है यूरोपीय यूनियन, EU। 19 देश हैं और इसमें एक संगठन शामिल है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। एक फैक्ट और यहाँ पर निकल कर के आता है कि देखिए,
वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी जीडीपी हो रही है उसका 85% हिस्सा इन देशों के पास है, G20 देशों के पास है। इसके अलावा जितना भी ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड का 75% हिस्सा ये देश ही ट्रेड करते हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। G20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि यूरोपीय परिषद, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। न्यूज़ की बात करते हैं हम तो वार के चलते-चलते, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसी के चलते-चलते मानव लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, कितना प्रभावित हुए हैं, इस बात का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है G20 की समिट जिसका आयोजन बाली में किया गया था। एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकाली गई है जिसमें कहा गया है ये जो युद्ध चल रहा है, ये इसने और भी ज़्यादा एग्ज़र्वेट कर दिया है, मतलब और भी ज़्यादा हाल को बदतर बना दिया है। एक्सिस्टिंग जो फ्रेगाइलिटीज़ चल रही थी, मतलब पहले से जो देश कमज़ोर थे, पहले से जो लोग कमज़ोर थे वो और भी ज़्यादा कमज़ोर गरीब होते जा रहे हैं। पूरे ये और जो असर है पूरा ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। कॉन्स्ट्रेनिंग ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ है, आपके देश की जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, उसमें बाधा आ रही है। एंड थ्रेटनिंग एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में भी बाधा आ रही है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद हमें एक चीज़ देखना है, कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स या फिर कार्बन कर आखिर होता क्या है? कार्बन टैक्स या फिर कार्बन कर प्रदूषण पर लगाए जाने वाला एक तरह का टैक्स होता है। कार्बन पर आधारित ईंधन जैसे कि कोयला, तेल, गैस, इसके जलने पर जो प्रदूषण होता है उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने या फिर पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक मुख्य नीति है। CO2 का उत्सर्जन हमारी जलवायु का अस्थिर और तबाह कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का एक स्वरूप है, इसकी जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कार्बन पर एक कीमत जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से होने वाले नुकसान के बोझ को उन लोगों में वापस स्थानांतरित करने में मददगार है जो इसके लिए जिम्मेदार है। ये तय करने के बजाय कि उत्सर्जन को कहाँ और कैसे कम करना चाहिए, कार्बन मूल्य उत्सर्जकों को एक आर्थिक तौर पर एक इशारा है और उन्हें या तो अपनी गतिविधियों को बदलना है या फिर अपने उत्सर्जन को कम करना है या उत्सर्जन जारी रखने और उनके उत्सर्जन के लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। एक तरफ तो हम कहते हैं कि नहीं, हम जो है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम पेड़-पौधे लगा रहे हैं, हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएँगे, ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करते हैं। लेकिन वहीं पर जब कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात आ जाती है तो इंडिया और 3 अन्य देश हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। 27वें नंबर का एडिशन जो रहा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, कहाँ पर आयोजन हुआ था? शर्म अल शेख, नियरिंग इट्स फाइनल स्टेज। ये क्या है? अपने फाइनल स्टेज मतलब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। एंड इफोर्ट्स बीइंग रैम्प्ड अप, और इफोर्ट को भी एकदम तेज कर दिया गया है टू अराइव एट ए कंक्लूसिव एग्रीमेंट, ताकि हम जो है एक कंक्लूजन में आ सकें, एक फाइनल निर्णय तक पहुंच सकें। तो कंट्रीज़ का जो कंसोर्टियम है, कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, संघ है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था, जॉइंटली उसने कहा है वेडनेसडे के दिन कि जो कार्बन बॉर्डर टैक्सेस है विच कुड रिजल्ट इन मार्केट डिस्टोर्शन, ये टैक्स यदि लगता है तो मार्केट में डिस्टोर्शन पैदा हो जाएगा। एंड एग्रीवेट, एग्रीवेट मतलब होता है बढ़ जाना कोई भी चीज़। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमंग द पार्टीज मस्ट बी अवॉइडेड, अलग अलग पार्टीज के बीच में क्या है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, भरोसा उठ जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था एक पॉलिसी जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू टैक्स प्रोडक्ट जैसे कि सीमेंट, स्टील, विच आर एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव विद इफेक्ट फ्रॉम 2026। यूरोपियन यूनियन कह रहा है ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा CO2 का एमिशन कर रही हैं उन पर आप जो है टैक्स लगाइए। बेसिक, BASIC एक ग्रुप है जिसमें शामिल है ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। ये जो बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है कोल में, हैज़ हैज़ फॉर सेवरल ईयर्स वॉइस्ड कॉमन कंसर्न, इन्होंने हमेशा से ही कॉमन कंसर्न उठाया एंड ये रिट्रिएट किया, रिट्रिएट मतलब दोहराना, कि उनका जो राइट टू यूज़ है फॉसिल फ्यूल ड्यूरिंग देयर ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में कुछ रिसर्च करने वाले हैं वैज्ञानिक लोग, ठीक है। तो जो रॉक में आर्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पत्थर में आप कुछ पेंटिंग देख रहे हैं, इसी को लेकर के रिसर्च किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं रॉक आर्ट। रॉक आर्ट में कुछ सिंबल यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ से हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। तो जो हमारा लास्ट आइस एज हुआ करता था नीलगिरीस वाले एरिया में, उसके एंडिंग में उसके एंडिंग में ही अराइवल हुआ होगा इंसानों का, ऐसा यहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है। 5 सिंबल देखे गए हैं रॉक आर्ट साइट कहाँ पर, इदुहट्टी, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, दैट क्लोजली रिसेंबल, जो कि बहुत ही नज़दीकी से रिसेंबल करती है, समानता रखती है, सिंबल्स यूज्ड एट अदर रॉक एंड केव पेंटिंग साइट इन यूरोप। इसकी समानता हम कहाँ पर देख रहे हैं, यूरोप में भी कुछ ऐसी ही केव पाई गई हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार की पेंटिंग हुई है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो कहाँ से आया है, कितना इसको टाइम पीरियड हो चुका है। नीलगिरीज के हिसाब से यदि आप देखोगे तो 10,000 से लेकर के 40,000 साल पहले की ये घटना हमें बताती है। जनार्दन नंजुंदन ऑफ थुलीथलाई थुलीथलाई विलेज एक नेशनल जियोग्राफिक सर्टिफाइड एजुकेटर हैं, इकोलॉजिस्ट हैं एंड रिसर्चर हैं, हैज़ बीन डॉक्यूमेंटिंग द रॉक आर्ट साइट एट इदुहट्टी। इन्होंने ही इस रॉक आर्ट साइट का क्या किया है, डॉक्यूमेंटिंग किया है। अराउंड 20 किलोमीटर फ्रॉम उडगमंगलम उधगमंडलम से 20 किलोमीटर में ये पड़ती है। आफ्टर कंसल्टिंग लीडिंग पेलियोथ्रोग्राफिस्ट फ्रॉम across the end of the last ice age। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पेंगोंग झील से रिलेटेड। तो पेंगोंग त्सो लेक की जियोग्राफी को हम सबसे पहले समझेंगे। पेंगोंग झील है, लंबी लंबी हमें ये बूमरैंग शेप्ड एंडोहेरिक शेप में दिखाई देती है। बूमरैंग शेप मतलब इस प्रकार से ये एल टाइप में या फिर एंगुलर टाइप में ऐसी मुड़ी हुई है। और ये जो झील है वो लैंड लॉक है, मतलब आप देखेंगे चारों तरफ से ये स्थल से घिरी हुई झील है। इसकी लोकेशन हम यदि देखें ना तो इसकी जो एलिवेशन है रहेगी, हाइट रहेगी, रफली मानी जाती है मोर देन 4,200 मीटर, मतलब 13,800 फीट में से यदि आप देखेंगे सी लेवल की हाइट से ये कितनी ऊंचाई पर है, 13,800 फीट की ऊंचाई पर है या फिर 4,200 मीटर की हाइट पर स्थित है। और ये जो एरिया पड़ता है ना, ये ट्रांस बॉर्डर वाला एरिया पड़ता है। लेक स्पानिंग अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बत। ईस्टर्न लद्दाख अपनी तरफ और दूसरी तरफ पड़ जाएगा आपका वेस्टर्न तिब्बत। विथ ए लेंथ ऑफ मोर देन 135 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन आप वहीं देखोगे तो इसकी चौड़ाई मात्र 5 किलोमीटर की है। एट इट्स ब्रॉडेस्ट पॉइंट। इसका सबसे जो चौड़ा हिस्सा है वो कितने किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का। लगभग 40% ऑफ द लेक लाइज विद इन द इंडियन टेरिटरीज। अब दिक्कत वाली बात यह हो गई कि इसका 40% हिस्सा ही भारत के कब्जे में है, 50% हिस्सा तिब्बत में चला गया, चाइना में चला गया, एंड बाकी जो 10% हिस्सा है इज रिपोर्टेडली डिस्प्यूटेड बिटवीन द टू एंड इज ए डी फैक्टो बफर जोन। इसको क्या है, बफर जोन के रूप में माना जाता है। दोनों देशों के बीच विवाद भी इसी जोन को लेकर के चलते रहता है। प्रैक्टिकली यदि हम कंट्रोल की बात करें तो चाइना करता है 2/3 हिस्से में ऑफ द टोटल लेंथ, वाइल द रेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। बाकी का जो हिस्सा है इसको इंडिया कंट्रोल करता है। हम यदि इसके सबसे ईस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब कि पूरब की तरफ यदि आप चले जाओगे, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द लेक इज फ्रेश वाटर इन कैरेक्टर। अब आप देखिए दिशा बदल रहे हैं तो इसका पानी भी बदल जा रहा है, इधर पूरब की तरफ जा रहे हैं तो फ्रेश वाटर है, फिशेस है, इसके अलावा क्रस्टासियंस है, डक्स है, मूव्स एंड अदर एक्वाटिक फ्लोरा एंड फ्यूना टू इनहेबिट इन देयर रीजन। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि ये जो क्रस्टासियंस है, झींगा जिसको बोलते हैं, या फिर इसमें बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें और किस मामले में ये वाला हिस्सा इम्पोर्टेंट है, तो ये ब्रीडिंग रीजन माना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग द समर सीजन। कुछ पक्षी हैं जैसे कि बार हेडेड गूस एंड ब्राह्मणी डक्स आर कॉमनली फाउंड हेयर ड्यूरिंग द वार्म वेदर सीजन। गर्म सीजन में आपको ये
ब्राह्मणी डक्स, बारहेड गूस और ये सब देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, पश्चिम की तरफ यदि हम जाएंगे वेस्टर्न हिस्से में, तो जो वाटर वेस्टर्न मोड पार्ट है इसका, लेक इज एक्सट्रीमली सैलाइन इन कैरेक्टर। देखिए पूरब की तरफ आप गए हैं तो मीठा पानी है, पश्चिम की तरफ आप चले गए हैं तो खारा पानी है, और यहाँ पर आपको ना तो किसी प्रकार से कोई फिश देखेगी, ना ही कोई पौधे आपको ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं। द lake हैज़ ओवर द पास shrunken in size due to geological factor। एक बात और यहाँ पर निकल करके आई है कि क्लाइमेट चेंज के चलते चलते ये इसका साइज भी जो है अब सिकुड़ने लगा है। द lake was not always Indo-Aryan in character in the past। लेकिन यहाँ पर आप ये देखोगे कि पुराना हिस्सा, पुराना रिकॉर्ड यदि देखोगे तो ये बंद जल संभर एरिया नहीं हुआ करता था। ड्यूरिंग द विंटर द लेक फ्रीजेस एंड बिकम आइडियल फॉर आइस स्केटिंग एंड पोलो। ठंडी के दिनों में इस पर बर्फ जम जाती है, आप आइस स्केटिंग और पोलो गेम यहाँ पर खेल सकते हैं। इस झील में हमें कई सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइलैंड का नाम है पेंगोंग त्सो लेक इस बर्ड आइसलैंड। क्या नाम रखा गया है इसका? बर्ड आइसलैंड। और ये इसका आप मैप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका फैलाव है। ये पूर्व से पश्चिम तक, इसकी चौड़ाई है 5 किलोमीटर की और इसकी जो लंबाई है वो हो गई आपकी 135 किलोमीटर की। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो इंडिया ने पेंगोंग झील में, ठीक है, इधर उधर आने जाने के लिए, इसकी पेट्रोलिंग करने के लिए कुछ नए नए व्हीकल स्थापित कर दिए हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से डिप्लॉय किए गए हैं कुछ नए लैंडिंग डॉक्स एंड स्पीड बोट को, ताकि हम इस झील की पेट्रोलिंग कर सकें, जांच पड़ताल कर सकें, देख रेख कर सकें। कहाँ पर? ईस्टर्न लद्दाख। ये मैच करता है चाइनीज़ डिप्लोमेट के साथ में ऑन द लेक। दिस पार्ट ऑफ एन ओवरऑल कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी जो है कैपेबिलिटी को इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं, इसके साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। कब से? 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, तभी से ही हमने ऐसे कदम उठा दिए हैं। हमने जो लैंडिंग क्राफ्ट यहाँ पर उतारा है उसकी कैपेबिलिटी है कि ये 35 ट्रूप्स को लेकर के जा सकता है, या फिर एक जीप इसमें आ जाएगी और 12 पर्सनल इसमें बैठ सकते हैं। वाइल द स्पीड बोस्ट कैन रीच स्पीड अप टू 35 नॉट। ठीक है, 35 नॉट की स्पीड ये पकड़ सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ये इम्पोर्टेंट हो गई है। यहाँ पर जो नॉट है, नॉट को हम समझ लेते हैं, नॉट समुद्री स्पीड को बताता है। ठीक है, तो लगभग यदि आप 1 नॉट की स्पीड से चल रहे हैं, मतलब 1.852 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में आप अपनी जहाज़ को भगा रहे हैं, तो इसकी स्पीड कितनी है? 35 नॉट की है। ऐसा सोर्स से हमें पता चल रहा है। अर्ली यदि 2021 की हम बात करें, आर्मी ने साइन किया था 2 ठो कॉन्ट्रैक्ट कि हम जो है लैंडिंग क्राफ्ट और स्पीड बोट खरीदने वाले हैं, विच वर डिलीवर्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021। आगे बताया जा रहा है कि 65 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फॉर 12 पर स्पेशलाइज्ड पेट्रोल क्राफ्ट के लिए। किससे खरीदने की बात हुई थी? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल से। इसके बाद जो इसका एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 12 ट्रूप कैरिंग फ्लैट बॉटम फाइबर ग्लास लैंडिंग डॉक, इसको साइन किया गया था विथ ए प्राइवेट मैन्युफैक्चर। ये स्थित है गोवा में। तो जो नया लैंडिंग क्राफ्ट है, हैव आल्सो बीन डिप्लॉयड एट सरक्रीक इन गुजरात फेसिंग पाकिस्तान, सोर्सेस स्टेटेड। हमने एक और जो है लैंडिंग क्राफ्ट कहाँ पर लगाए हैं? गुजरात में, सरक्रीक में, ताकि पाकिस्तान का हम सामना कर सकें। पेंगोंग सो लेक के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है।